अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साबिर हुसैन राजपूत की एक खूबसूरत कहानी सुनते हैं। ये कहानी मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त राजा शेर खान की है। हमारे गांव से वो 13 मील दूर रहते थे। उनकी अपनी शिकारी पार्टी हुआ करती थी। कभी कभी उनसे मुलाकात भी होती रहती थी। 3 बार हम इकट्ठे शिकार पर गए थे। आमतौर पर वो लोग अलग शिकार खेलते थे और हम अलग। एक दिन मैंने राजा साहब से कहा कि अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या सुनाएं, तो उन्होंने ये वाक़या सुनाया। आइए उनकी ही ज़बानी ये वाक़या सुनते हैं। हमारे गांव से 2 मील दूर एक बड़ा गांव था। वहां मिडिल स्कूल हुआ करता था। मैंने वहां से 8 जमातें पास कर लीं ताकि कोई ये ना कहे कि राजपूतों का बेटा अनपढ़ है। नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाप दादा की ज़मीन बहुत थी और इसे संभालने के लिए मुझे घर में रहना पड़ता था। हमारे गांव के करीब करीब 3 और छोटे छोटे गाँव हैं। हमारे और इन 3 गाँव के मिला जुला के 16 शिकारी कुत्ते थे और हम दोस्त इकट्ठे शिकार को निकला करते थे। कभी कभी तो किसी गीदड़ या खरगोश के ताक़ुब में 4-4, 5-5 मील भागते चले जाते थे। हमारे इलाके में कहीं कहीं वसी कुदरती तालाब या चौखड़ बने हुए हैं, जिन्हें हम पोटुहारी ज़बान में सुर कहते हैं। इनके किनारों पर बड़ के दरख्त और पानी में कमल के फूल और चौड़े पत्ते बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इन तालाबों में मुर्गाबियाँ बहुत होती हैं, लेकिन बंदूकों से मारी हुई मुर्गाबी को पानी से निकाल लाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि कमल के पौधे गुंजान होते हैं और इनके साथ पानी में उगने वाली घास बहुत ही लंबी होती है। अगर कोई तैराक पानी में उतर जाए तो कमल के लंबे पौधे और घास उसकी टांगों से लिपट जाती है। 1000 हाथ पांव मारो, घास टांगों को जकड़ती चली जाती है। आदमी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पानी की इन जंजीरों से आज़ाद नहीं हो सकता और ना कोई उसकी मदद को पहुंच सकता है। इसकी तरफ रस्सा फेंको तो भी वो बाहर नहीं आ सकता। पानी गहरा होता है और आखिर वो बदनसीब इंसान किनारे पर खड़े लोगों के सामने डूब जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 3 हादसे देखे हैं। अगर मैं अलग अलग बयान करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खून के आंसू रोएंगे। ज़रा उस माँ का तसव्वुर कीजिए जो तालाब के किनारे खड़ी चीख और चिल्ला रही है और उसका नौजवान बेटा उससे 20-25 गज दूर मौत के मुंह में हाथ पांव मार रहा है। वो रोता नहीं, किसी को मदद के लिए नहीं बुलाता, कोई उसकी मदद के लिए जा भी नहीं सकता। उसे अपना अंजाम मालूम है, मगर वो मर्दों की तरह मरना चाहता है और मर्दों की तरह दम तोड़ता और कमल के चौड़े चौड़े पत्तों और बड़े बड़े फूलों के नीचे हमेशा के लिए रुपोश हो जाता है। 40-42 साल गुजर गए हैं। मैं उस वक्त 2.25 मन का पत्थर उठाकर सर से ऊपर ले जाता था, जिसमें बड़ा ही दम था। चारों देहातों के सारे ही नौजवान मेरी ही तरह तंदुरुस्त और तवाना थे। मुँहज़ोर बैल या भैंसों को सींगों से पकड़कर बेबस कर देना हमारा मशगला होता था। एक दिन हम 10-12 नौजवान 16-17 कुत्तों को लेकर शिकार को निकले और 4 मील दूर निकल गए। रास्ते में कुत्तों से 2 गीदड़ मरवाए, फिर एक खरगोश कुत्ते की नज़र हो गया। कुत्तों को भूख लग रही थी। खरगोश की एक एक बोटी उनके हिस्से में आई थी। गीदड़ का गोश्त उनके मतलब का नहीं था, क्योंकि गीदड़ का गोश्त तुर्श होता है, कुत्ता उसे नहीं खा सकता। इसके लिए हमें खरगोशों की ज़रूरत थी। करीबी एक झाड़ी से 2 खरगोश निकल के हवा हो गए। वो ज़रा सी दूर तक झाड़ियों में भागते नजर आए। हमारे 2 ताज़ी कुत्तों ने उन्हें ज़्यादा भागने न दिया और 1.5 फर्लांग तक ही उन्हें दबोच लिया। तमाम कुत्ते पहुंच गए और हमारे पहुंचने तक खरगोशों का बाल भी कहीं नजर न आया। कुत्ते अभी भूखे थे। वो सब बेताबी से झाड़ियों और खोहों में मुंह मार रहे थे। इनके लिए मजीद शिकार की तलाश में हम चलते चले गए और एक तालाब और सुर के किनारे जा पहुंचे। सारे कुत्ते पानी पर टूट पड़े। हम बड़की घनी छांव तले बैठ गए और खाने की तैयारी करने लगे। 2-3 लड़कों के पास गुलेलें थीं। किनारे से 25-30 अंदर की तरफ 2-3 मुर्गाबियों ने पानी से सर निकाले और एक दूसरे के पीछे तैरने लगी। एक लड़के ने गुलेल से एक गुलेला मारा जो दरमियान वाली मुर्गाबी के सर पे लगा। बाकी 2 डुबकियां खाने लगीं और जख्मी मुर्गाबी पानी में फड़फड़ाने लगी। मेरे गांव का एक खूबरू नौजवान शहबाज खान उठा और अपने कुत्ते को बुलाया। 2-3 लड़कों ने बैक ज़बान कहा, कुत्ते को पानी में ना उतारना। जहां मुर्गाबी फड़फड़ा रही थी
वहाँ कमल के पौधे और घास खासी घनी थी, लेकिन शहबाज ने हमारी एक न सुनी और अपने कुत्ते को मुर्गाबी दिखाकर कहा, बिजली। इसके कुत्ते का नाम बिजली था। उसकी हर हरकत बिजली के मानिंद थी और शिकार पर बिजली की तरह ही झपटता था। शहबाज ने पत्थर फेंका जो मुर्गाबी के करीब गिरा और उसका बुल ट्रेयर बिजली पत्थर के पीछे पानी में कूद गया। बिजली ऐसा तेज तैराक था कि कम ही कुत्ते ऐसा तैर सकते हैं। वो पलक झपकते फड़फड़ाती हुई मुर्गाबी तक जा पहुंचा, मगर मुर्गाबी डूब रही थी। पर फैला लेने की वजह से वो जल्दी डूब भी नहीं सकती थी। अगर फौरन डूब जाती तो हमारी शिकारी टीम का एक निहायत तेज और तजुर्बेकार कुत्ता बच जाता और मेरी और शहबाज की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा कभी ना होता। बिजली मुर्गाबी तक पहुंची तो जोर से भौंका। उसकी थूथनी आंखें और सर का जरा सा हिस्सा पानी से बाहर नजर आ रहा था। वो इस तरह भौंका जैसे किसी जानवर ने उसे काट लिया हो। साथ ही वो पानी से ऐसा उछला कि उसके कंधे तक नजर आ गए, लेकिन पानी में गिरा तो उसकी थूथनी भी डूब गई। हमने पानी पर बुलबुले भी देखे, जिससे शक हुआ कि बिजली के मुंह में पानी चला गया है। वो फिर उभरा और बहुत जोर से भौंका। इतने में मुर्गाबी एक बार फिर फड़फड़ाई और बेजान सी होकर डूबने लगी, मगर हमें यकीन हो गया कि बिजली भी डूब रहा है और वो पानी की हरी हरी जंजीरों में जकड़ा गया है। अब तो उसकी जिद्दोजहद साफ नजर आ रही थी। हम किनारे पर दम बखुद खड़े थे। शहबाज बिजली बिजली निकल आओ पुकार रहा था। बिजली ऐसे तरीके से भौंक रहा था जैसे दूसरे कुत्तों ने खतरे या शिकार का इशारा समझा। तमाम कुत्ते पानी में कूद जाने को बेताब होने लगे। वो किनारे पर इधर उधर दौड़ और भौंक रहे थे। बिजली उनकी टीम का निहायत अच्छा साथी था। कुत्ते इसे इस मुसीबत से निकालना चाहते थे। जाने किसने कहा, कुत्तों को पकड़ लो, पानी में न चले जाएं। हमने कुत्तों के कॉलरों में जंजीरें डाल दी और जिनकी जंजीरें नहीं थी उन्हें पकड़ लिया। बिजली कमल और आबी घास की जंजीरों से आज़ाद होने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। वो बहुत ही जोर से भौंक और गुर्राकर पानी से उभरता था, मगर पानी में छुपे हुए रस्सियों जैसे पौधे जो उसकी टांगों के गिर्द लिपट चुके थे, उसे खींचकर पानी में वापस ले जाते थे। तालाब से 100-150 गज दूर छोटा सा एक गांव था, जो आज भी सीने में एक दर्दनाक कहानी छुपाए हुए आबाद है। उस वक्त जो नन्हे नन्हे बच्चे थे, वो आज बच्चों वाले हो गए हैं। उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि एक बिजली के पीछे कैसी कैसी बिजलियां कौंध गई थीं। इस गांव के कई एक कमसिन लड़के और चंद एक नौजवान भी इतने सारे कुत्तों और शिकारियों को देखकर तालाब के किनारे आन पहुंचे। बिजली का अंजाम साफ नजर आ रहा था, लेकिन इस अंजाम को बर्दाश्त करने की हिम्मत हम में से किसी में भी नहीं थी। गांव के एक आदमी ने कहा भी कि लड़कों, कुत्ते को छुड़ाने के लिए पानी में ना उतर जाना। शहबाज अब बाहर की आवाज़ों से रिश्ता तोड़ चुका था। उसने कपड़ों समेत पानी में छलांग लगा दी और अपने प्यारे कुत्ते को मौत के मुंह से निकालने के लिए मौत की तरफ तैरने लगा। हम सब ने चीख चीख कर उसे पुकारा, बाज वापिस आ जाओ, बाज आगे न जाना, बाज बाज। मगर वो कुत्ते के करीब पहुंच चुका था। उसने जिस्म को जोर से आगे को झटका दिया, लेकिन मैंने साफ देखा कि वो आगे होकर इतना ही पीछे को आ गया। उसने एक और झटका दिया, मगर फिर पीछे को खिंचा आया। गांव के एक आदमी ने घबरा कर कहा, रस्सा लाओ। लड़का गया और गांव के 3-4 लड़के और 2-3 आदमी गांव की तरफ सरपट भाग उठे। एक बड़ी उम्र के आदमी ने हमें कहा, कोई लड़का पानी में न चला जाए। उधर बिजली मौत से लड़ झगड़ कर थक चुका था और उससे 4-5 गज दूर शहबाज अपनी टांगों को पानी की जंजीरों से आज़ाद करने के लिए तड़प रहा था। मैं इस मंजर को अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता, जबकि हमारा एक अजीज दोस्त मौत के जबड़ों में जकड़ा हुआ तड़प रहा था। हमें किनारे पर खड़े शर्म महसूस हो रही थी कि अपने दोस्त की मौत का तमाशा देख रहे थे, लेकिन गांव के लोग हमें आगे नहीं जाने दे रहे थे। चंद मिनटों में गांव के आदमी एक रस्सा और लंबे लंबे बांस उठाए भागे आए। उन्होंने रस्से का अगला सिरा एक मोटे डंडे के दरमियान में बांधकर डंडे को इतनी जोर से फेंका कि डंडा शहबाज के करीब जा गिरा। रस्से का दूसरा सिरा किनारे पर था। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, डंडे को दोनों हाथों से पकड़ लो। शहबाज ने डंडे को पकड़ लिया तो उधर से कई आदमी रस्सा खींचने लगे। शहबाज भी खींचा और हम खुश हुए कि वो आज़ाद हो गया है, मगर उसने चिल्लाकर और दर्द से बेहाल होकर कहा, मत खींचो, टांगें टूट रही हैं। वो बुरी तरह जकड़ा गया था। उसने डुबकी लगाई। वो शायद एक हाथ में डंडा थामे और दूसरे हाथ में टांगों के गिर्द लिपटी हुई घास को खोलना चाहता था, मगर खोल न सका। एक आदमी ने उसे कहा, मैं बांस फेंकता हूँ, इसे पानी की तह में रखकर उसके सहारे पानी से ऊपर रहो।
इस आदमी ने जोर से बांस फेंका जो शहबाज के करीब गिरा और उसने फौरन पकड़ लिया। शहबाज ने कहा कि छुरी या चाकू फेंको, मैं टांगे छुड़ा लूंगा। एक आदमी दौड़ा गया और लंबा सा चाकू लाकर शहबाज की तरफ फेंका, मगर वो चाकू पकड़ न सका और चाकू पानी में डूब गया। सारा गांव सुर के गिर्द जमा हो गया, मगर शहबाज की मदद कोई भी नहीं कर सकता था। उसने घूमकर बिजली को देखा जो अब निहायत खामोशी से डूब रहा था। शहबाज बड़ी दर्दनाक आवाज में चिल्लाया, बिजली कहाँ हो? उसने जब अपने वफादार कुत्ते को डूबते हुए देखा तो रस्से वाला डंडा छोड़ दिया और बांस जिसके सहारे इसे खुद पानी में खड़ा होना था बिजली की तरफ बढ़ा दिया। कुत्ते ने सिर्फ एक बार बांस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शहबाज जकड़ी हुई टांगों से तैर नहीं सकता था। वो पानी में डूबने लगा। उसने उभरने की कोशिश की तो कुत्ता हमेशा के लिए पानी में गायब हो गया। शहबाज अब भी बिजली बिजली पुकार रहा था। उसकी खातिर उसने रस्सा भी छोड़ दिया था और जब देखा कि बिजली डूब गया है तो उसने बांस भी फेंक दिया जो पानी में डूब गया। यही रस्सा उसकी जिंदगी और मौत के दरमियान हाइल था, या वो बांस था जो उसे मौत के खिलाफ सहारा दे रहा था। उसने दोनों को पानी में डबो दिया और उस तरफ लपका जहां बिजली पानी में गायब हो गया था, लेकिन वो एक ही जगह जकड़ा हुआ बेकार का जोर लगाता रहा। हो सकता है कि आपको यकीन ना आए कि एक इंसान एक कुत्ते की खातिर डूब सकता है, लेकिन कुत्ते हमारे लिए जो वफादारी करते थे उसके लिए वो हमारी खातिर जानों में डाल दिया करते थे। भेड़िए के मुकाबले में कुत्ते की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अपने मालिक की जान बचाने की खातिर हमारा अकेला कुत्ता 2-2, 3-3 भेड़ियों से लड़ जाता था। बिजली तो ऐसा कुत्ता था जिसने 2 मौकों पर शहबाज की जान बचाई थी। एक बार एक बदमस्त भैंसे ने हमारे गांव में उधम मचा दिया। उसने दूध देने वाली बकरियों को सींगों से चीर फाड़ कर कुचल दिया था। डर था कि किसी के घर में दाखिल न हो जाए। हम नौजवान लाठियां और कुल्हाड़ियां लेके बाहर निकल आए और भैंसे को घेरने की कोशिश करने लगे, मगर भैंसा बदमस्त था और ताकतवर भी। उसने हम पर हमला किया तो शहबाज उसके आगे आ गया। वो उस गली की तरफ भागा जो आगे से बंद थी। शहबाज गली में दाखिल हो गया। जब गली को आगे से बंद देखकर पीछे मुड़ा तो भैंसा भी दौड़ता और फुनकारता हुआ गली में दाखिल हो चुका था। शहबाज के हाथ में लाठी थी जो भैंसे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। हम दूर चले गए थे। किसी ने बताया कि शहबाज बंद गली में फंस गया है, तो हम भैंसे के पीछे भागे, मगर भैंसा शहबाज से थोड़ी ही दूर रह गया था। उस वक्त जब शहबाज की मौत उसके सर पर पहुंच गई थी, उसका यही कुत्ता बिजली की तरह भैंसे के पीछे से आया और छलांग लगाकर भैंसे की पीठ पर चढ़ गया। उसने भैंसे की गर्दन में दांत काट दिए। भैंसा रुक गया और वहीं से घूमकर कुत्ते को अपने ऊपर से फेंकने के लिए झटकने लगा। बिजली इसकी गर्दन से खून निकाल रहा था। हमने एक रस्सा उसके सींगों में डाल के उसे बेबस कर दिया और बिजली ने सिर्फ शहबाज को ही नहीं, गांव भर को बदमस्त भैंसे से बचा लिया। और वो बिजली ही था जिसने एक बार शहबाज को कत्ल होने से बचा लिया था। खानदानी अदावत और पुरानी दुश्मनियां तो हमारे इलाके की एक रस्म है जो ज़माने की तरह आज भी मौजूद है। ऐसी ही एक पुरानी दुश्मनी शहबाज की भी चल रही थी। एक रात 2 आदमी उसे उस वक्त कत्ल करने आए थे जब वो कोठे पर अकेला सोया हुआ था। बिजली को रात के वक्त खुला रखा जाता था, बिल्कुल उस वक्त जब शहबाज का सर कुल्हाड़ियों से खुलने ही वाला था। बिजली दुश्मनों की मुश्क पर कोठे पर बिजली की तरह पहुंचा और एक आदमी पर इस तरह हमला किया कि उसके रास्ते में शहबाज की चारपाई थी। कुत्ता चारपाई से भी आगे निकल गया और जिस आदमी ने कुल्हाड़ी बुलंद कर ली थी उस पर झपट्टा मारकर उसका मुंह नोच लिया। वो आदमी पीछे को गिरा। शहबाज की आंख खुल गई। दूसरा आदमी भाग गया, लेकिन बिजली ने एक आदमी को भागने न दिया। शहबाज ने ये अक्लमंदी की कि इस आदमी को जो घर आया था दुश्मन था, कत्ल करने की बजाय उसे बांध लिया और घर में कैद करके उसने और उसके बाप ने गांव के बुजुर्गों और उस आदमी के घर वालों को इकट्ठा कर लिया। सबको बताया गया कि ये 2 आदमी सोए हुए आदमी को कत्ल करने आए थे। इनमें इतनी मर्दानगी होती तो सामने आकर मुकाबला करते। बुजुर्गों ने इन्हें बहुत शर्मसार किया और मुखालिफ खानदान ने शर्म के मारे कुरान की कसम खाई कि आज से उन्होंने दिल से दुश्मनी निकाल दी है। आज वो कुत्ता शहबाज की नज़रों के सामने डूब गया था। उसने कुत्ते के साथ ही मर जाना पसंद किया और जिंदा रहने के जो सहारे थे वो इसने छोड़ दिए। हम बहुत परेशान थे कि या खुदा क्या करें। गांव के आदमियों ने रस्सा फेंका तो रस्सा भी ज़ेरे आब घास में उलझ गया। यकीन कीजिए कि पहले 4 आदमियों ने पूरी ताकत से रस्सा खींचा तो 1 इंच भी न खींच सके। शहबाज को बचाने की यही एक सूरत थी जो बिल्कुल गैर यकीनी थी। वो अब पानी में जा रहा था।
दरअसल रस्से से बंधा हुआ डंडा घास की लपेट में आ गया था। आखिर 8 आदमियों ने मिलकर रस्सा खींचना शुरू कर दिया। फिर हम में से 3-4 नौजवान उनके साथ शामिल हो गए। सबने मिलकर जोर जो लगाया तो महसूस हुआ कि रस्सा खिंच रहा था। मुसलसल झटके देते हम रस्से को 3-4 गज खींच लाए, मगर हमारे साथी चिल्लाए, बाज डूब रहा है। हम और तेजी से रस्सा खींचने लगे। किसी ने कहा कि गांव से एक और रस्सा लाओ, लड़का डूब रहा है। गांव के लड़के गांव को भागे और हमने इसी रस्से को निकालने की कोशिशें जारी रखी, लेकिन शहबाज पानी में गायब हो चुका था। अब तो लम्हों और सांसों की बात थी। अचानक रस्सा आजाद हो गया और हम सब आगे को एक दूसरे पर गिरे। किसी ने चिल्लाकर कहा, वो रस्से के साथ आ गया है। हमने देखा कि शहबाज रस्से के साथ आ रहा था, लेकिन उसका मुंह बसद मुश्किल पानी से बाहर था। वैसे इसकी हालत लाश की सी थी। गांव के 2 आदमियों के पास दरांतियां थीं, जो शायद वो इसी मकसद के लिए साथ लाए थे। वो कपड़ों समेत पानी में कूद गए और निहायत तेज तैरते हुए शहबाज तक पहुंचे। वो अब खतरनाक इलाके से निकल आया था, लेकिन वो जिंदा मालूम नहीं होता था। वो बहुत देर पानी के अंदर रहा था। दरांतियों वाले आदमियों ने शहबाज के करीब डुबकियां लगाईं। कोई 2 मिनट बाद उभरे तो उनके हाथों में रस्सियों जैसी डलियां थीं। फिर डुबकी लगा गए और जब उभरे तो उन्होंने शहबाज को दरमियान करके एक-एक हाथ का उसे सहारा दिया और टांगों और एक बाजू से तैरते किनारे की तरफ आने लगे। जब कम गहरे पानी में आए तो पांव पे खड़े हो गए और उन्होंने शहबाज को कंधों पर उठा लिया। तब हमने देखा कि ये मौजज़ा किस तरह रूनुमा हुआ है। रस्से के साथ बंधा हुआ डंडा इस घास और पौधों के साथ नीचे जाकर उलझ गया था, जिन्होंने शहबाज को जकड़ रखा था। इधर से 8-10 आदमियों ने पूरी ताकत से झटके दिए तो वो जालिम पौधे जड़ों से उखड़ गए। हमने पौधों को तो उखाड़ लिया, लेकिन शहबाज को डबो दिया। वो इन पौधों के साथ खिंचा हुआ पानी में चला गया था। जब वो कम खतरनाक हिस्से में आया तो कुछ और पौधे उसकी टांगों से उलझ गए। गांव वालों को मालूम था कि इस जगह पौधे घने नहीं हैं। डुबकियां लगाकर उन्होंने पौधों और घास को दरातियों से काट दिया और शहबाज को पानी से उठा लाए। ये काम इतना आसान नहीं था जितना मैंने आसानी से सुना दिया है। गांव के इन 2 आदमियों ने शहबाज को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। पानी में डुबकी लगाकर उसकी टांगों को घासों और पौधों से आज़ाद करते करते वो खुद भी इसी मुसीबत में फंस सकते थे। शहबाज बेहोश था। उसकी टांगें जगह जगह से कट गई थीं। पेट और कमर से भी खाल उतर गई थी और उसका पेट पानी से भर गया था। इसे जमीन पर औंधे मुंह लिटाकर पीठ दबाई गई तो उसके पेट से कमोबेश 1 गैलन पानी निकला। गांव वालों ने उसे चरपाई पर लिटाकर गांव के एक घर में ले गए। हमने उन्हें कहा कि हम इसे चरपाई पर अपने गांव ले जाते हैं, लेकिन गांव वालों ने कदरे गुस्से से कहा, हम में अभी गैरत है बच्चों, जो कोई इसके साथ रहना चाहता है वो रह जाए, बाकी सब चले जाओ और इसके घर इतला दे दो, हम इसे तंदुरुस्त होने तक नहीं जाने देंगे। मैं रुक गया और बाकी सबको गांव भेज दिया। शाम को शहबाज के वालिद साहब और वालदा आ गईं। इन्हें भी गांव वालों ने यही कहा कि वो इसे तंदुरुस्त करके भेजेंगे, क्योंकि वो इनके तालाब में जख्मी हुआ है। उसके वालिदैन मजबूर हो गए। ये उस ज़माने का रिवाज था कि मरीज मेहमान को सेहतयाब होने तक रुखसत नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ तक होता था कि कोई राह जाता आदमी किसी गांव के करीब से गुजरते बीमार या जख्मी हो जाता तो इसे गांव के किसी घर में रख लिया जाता और सेहतयाब करके ही रुखसत किया जाता था। आज के दौर में वो प्यार और खुलूस ख़त्म हो चुका है। शहबाज के वालिद साहब 1 रोज़ रहकर वापस चले गए। उसकी वालदा साहिबा 3-4 रोज़ बाद चली गईं। उनके इसरार के बावजूद मेज़बानों ने शहबाज को न जाने दिया। मैं उसके साथ रह गया। शहबाज को जब होश आया था तो उसने पहली बात यही पूछी थी कि बिजली कहाँ है। सिर्फ मैं जानता था कि उसे जब पता चलेगा कि बिजली डूब गया है तो उसका क्या हाल होगा। मैंने उसे जवाब दिया था, बिजली का फिक्र ना करो यार, यही हैं, तुम अपनी सुनाओ। वो बहुत कमज़ोर हो गया था। उसने मरी हुई आवाज़ में कहा, बिजली को बुला दो, कहाँ है बिजली? इसे दूध दिया। मैंने तीसरे दिन जब उसकी सेहत बेहतर हो गई थी बताया कि बिजली डूब गया है तो शहबाज ज़ोर से लेटे लेटे उठा। मैंने उसे कंधों से पकड़कर लिटा दिया। उसकी ज़हनी हालत फिर ख़राब हो गई। वो ज़िद करने लगा कि मैं बिजली को डूबने नहीं दूंगा। फिर वो मुझे और मेरे तमाम दोस्तों को गालियाँ देने लगा। मैंने उसे बड़ी ही मुश्किल से समझाया कि सगे भाई और बाप मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं और मर्द ये सदमा बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर वो बिजली के मरने का सदमा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। बच्चों की तरह हिचकियाँ ले लेकर रोने लगा।
خدا نے اس کے دل کو بہلانے کے لیے ایک اور ہی بندوبست کر دیا اور یہ بندوبست خوفناک واقعہ بن گیا۔ اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس لڑکی کے نقش بہت دلکش تو نہیں تھے، لیکن خدا نے اسے آنکھیں ایسی دی تھی کہ جو مرد اسے ایک بار دیکھتا تھا اسے نظر نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ہونٹ خدا نے ایسے بنائے تھے کہ وہ مسکراتی ہوئی لگتی تھی۔ آنکھوں اور مسکراہٹ نے مل کر اسے ایسی خوبصورتی دی تھی کہ میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا محسوس کیا تھا۔ وہ ہنسمکھ تھی اور شرمانے کی بجائے کھل کر باتیں کرتی تھی۔ شہباز کو دودھ، دوا، کھانا وغیرہ یہی لڑکی دیا کرتی تھی۔ اس نے شہباز کو اپنے کتے کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے شہباز کو اس کتے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ شہباز کی حالت سنبھل گئی تو میں اکثر باہر نکل جایا کرتا تھا۔ گھر کے آدمی بھی کھیتوں وغیرہ کو چلے جاتے تھے، گھر میں یہ لڑکی رہ جاتی تھی۔ ایک رات شہباز نے مجھے کہا کہ وہ مجھے راز کی بات بتانا چاہتا ہے اور اگر یہ گناہ ہے تو اسے بتا دے۔ میرا دھیان فوراً لڑکی کی طرف چلا گیا اور بات واقعی لڑکی کے متعلق تھی۔ اس نے کہا، 3-4 دن ہوئے لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کتے سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس کے پیچھے اپنی جان قربان کرنے کو سر میں کود گئے تھے؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں مرد ہوں، محبت کی خاطر جان دے سکتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی اور بولتے بولتے اس کا لہجہ بدل گیا۔ مجھ سے اس نے پوچھا کہ اگر کتے کی جگہ میں ہوتی تو تم میرے پیچھے بھی اسی طرح کود جاتے؟ میں نے ہنس کر کہا کہ چلو میرے کتے کی طرح سر میں کودو، پھر دیکھنا میں تمہارے پیچھے آتا ہوں یا نہیں۔ شہباز نے مجھے بتایا۔ میں تو ہنس پڑا، لیکن لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ میرے پیچھے آگ میں بھی کود جاؤ گے؟ مجھ پر اس لڑکی اور اس کے ماں باپ کا بہت بڑا احسان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سنو میری بہن، میں تمہارے لیے آگ میں بھی کود جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہن نہ کہو، میں تمہیں بھائی نہیں بنانا چاہتی۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیا کہوں تمہیں؟ اس نے کہا کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے اس نے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔ کہنے لگی کہ مجھے بے شرم کہہ لو یا جو منہ میں آئے کہہ لو، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں تم جیسے ایک مرد کے انتظار میں تھی۔ خدا نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ تم میرے لیے آگ میں کود جاؤ گے اور میں تمہارے لیے اپنا کلیجہ نکال کر بھیڑیوں کے آگے پھینک دوں گی۔ قرآن کا قول دو کہ مردوں کی طرح میرا ساتھ دو گے۔ میں نے قول دے دیا۔ یہ کہہ کر شہباز نے مجھ سے پوچھا، میں گناہ تو نہیں کر رہا؟ یہ میرے محسنوں کی بیٹی ہے، اللہ کی قسم میری نیت بری نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ تم اس کے ساتھ شادی تو کر نہیں سکو گے کیونکہ ان کی ذات اور ہے اور تمہاری اور۔ اگر تم ٹھیک ہو کر بھی اس سے ملتے رہے تو ایک نہ ایک دن تمہاری نیت ضرور خراب ہو جائے گی۔ میں تو اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ اس نے ایک اور ہی قصہ سنا دیا۔ اس نے کہا کہ لڑکی نے مجھ سے قرآن کا قول لے لیا ہے کہ میں اس کے پیچھے آگ میں کود جاؤں گا۔ یہ قول لے کر لڑکی نے مجھے بتایا کہ شاہ جی اس کے ماں باپ سے اس کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ لڑکی کو یہ رشتہ منظور نہیں کیونکہ شاہ جی کی پہلے ہی 3 بیویاں ہیں اور ان کی عمر 50 سال سے بھی بہت اوپر ہے۔ یہ اس علاقے کا ایک مشہور پیر تھا جو ہر ایک پیر کی طرح لوگوں پر چھایا ہوا تھا اور پیری کے پردے میں بدکاری کرتا اور خوب عیش کرتا تھا۔ اب یہ لڑکی جوان ہوئی تو اس کی مستانی آنکھوں اور جادو بھرے ہونٹوں نے شاہ جی کا دل موہ لیا اور اسے باقاعدہ بیوی بنانے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی لڑکی کے والدین پر زور دیا کہ وہ لڑکی کو شاہ جی سے بیاہ دیں۔ اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ والدین بھی آخر اسی دیہاتی برادری کے افراد تھے جو پیروں کو خدا مانتے تھے۔ انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابھی دن مقرر نہیں ہوئے تھے لیکن لڑکی کو پتہ چلا تو اس کی نگاہ میں پیر کی حیثیت بدل گئی۔ وہ پیر کی بجائے ایک عام آدمی بن گیا جس کی پہلے ہی 3 بیویاں تھیں۔ وہ اب کسی ایسے آدمی کا انتظار کر رہی تھی جو اصل میں مرد ہو اور مردوں کی طرح اس کا ساتھ دے۔ شہباز میں اسے مردانگی نظر آئی تو اسے اپنے دل کا حال سنا دیا۔ شہباز مردوں کی طرح اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ احسان کی قیمت ادا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے پر بھی تیار تھا۔ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو قتل کر دیے جائیں گے، شہباز کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش نہ کی، بلکہ اسے یہ کہا کہ اگر اسے میری ضرورت پڑے تو میں ہر طرح مدد کروں گا۔ 16ویں روز شہباز صحتیاب ہو کر اپنے گاؤں کو روانہ ہوا۔ میں اس ساتھ تھا۔ میں نے لڑکی کی لال سرخ آنکھیں دیکھی تھیں۔ وہ بڑی ہی مشکل سے آنسوؤں کو آنکھوں میں روکے ہوئے تھی۔ شہباز مرد تھا اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا، مگر راستے میں میرے ساتھ باتیں کرتے اس کے بھی آنسو نکل آئے۔ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے 8-10 میل دور تھا۔ شہباز ہر 7-8 روز بعد رات کے وقت باپیادہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے جانے لگا۔ وہ گاؤں سے 1.5 فرلانگ کہیں چھپ کر
गीदड़ की तरह चीखता था। लड़की इस इशारे से वाकिफ थी जो शहबाज उससे तय कर चुका था। वो चोरी छुपे पहुंच जाती थी, लेकिन इनकी मुलाकात चंद मिनटों की होती थी। 3 बार मैं भी उसके साथ गया। इसी तरह इनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही और 2 महीने गुजर गए। एक रोज वो सुबह सुबह मेरे घर आया। वो बहुत परेशान था। कहने लगा कि लड़की की शादी हो रही है। मैंने उसे कहा कि ये तो होना ही था और ऐसे ही होता आया है। उसने कहा कि अगर उसकी शादी किसी और से हुई तो वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इसे शादी ब्याह के ले जा रहे हैं। शहबाज रात को लड़की से मिलकर आया था। उसी ने उसे बताया था कि शादी निकाह का दिन भी मुकर्रर कर गए हैं। ये शादी हमारे इलाके के पीर थे, हम भी इनके मुरीद थे, लेकिन मुरीदी ख़त्म हो गई और हमने जासूसी शुरू कर दी। शादी के घर से इत्तला मिली कि वो सबसे पहली बीवी को इस लड़की को ब्याह लाने के लिए तलाक दे रहे हैं। ये बीवी 30 वर्षों से उनकी बीवी थी। जब उसने अपनी जवानी शाहजी के डेरे पर कुर्बान कर दी तो वो इसे तलाक दे रहे थे। शाहजी को ऐसे इरादों से कोई बाज नहीं रख सकता था। देहातियों के दिलों में ये अकीदा घर कर चुका था कि शाहजी जो कुछ करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा के इशारे पर करते हैं। उस वक्त मैं भी इस बात को बरहक मानता था, लेकिन इस लड़की के मामले में खुदा ने शाहजी की बजाय मुझे इशारा दे दिया कि शाहजी जो कहते हैं सरासर बकवास है और खुदा किसी बुरे को ऐसा इशारा कभी नहीं देगा कि रहती बसती बीवी को उजाड़कर उसकी जगह एक नौजवान लड़की को ले आए। शहबाज ने मुझे बताया कि शाहजी ने जो दिन मुकर्रर किया है उसके मुताबिक शादी 11वें रोज़ होगी और मैं लड़की के साथ तय कर आया हूँ कि जुमेरात की रात 3 रोज़ बाद आऊँगा और वो घर से निकल आएगी। लड़की को साथ ले आना कोई ऐसा मुश्किल न था, लेकिन इसके साथ शादी किसी पहलू मुमकिन नहीं थी, क्योंकि सारे इलाके को इल्म हो चुका था कि वो शाहजी की मंगेतर बन चुकी है। मैंने शहबाज को इन खतरों से खबरदार किया तो उसने पुरअज़्म लहजे में कहा कि उसने फैसला कर लिया है कि वो लड़की को घर नहीं लाएगा बल्कि इसे गांव से निकालकर वहीं से लाहौर चला जाएगा और फिर कभी इस तरफ का रुख नहीं करेगा। हम उस वक्त नौजवान थे, अकल कम थी और खून ज़्यादा जोश मार उठता था। शहबाज ने कहा कि इसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं तैयार हो गया। वो मेरा बहुत ही अजीज़ दोस्त था। हम मुकर्ररा रात लड़की के गांव के इतने करीब पहुंच गए जहां से वो आवाज़ सुन सकती थी। हमें घोड़े या कम से कम एक घोड़ा साथ ले जाना चाहिए था, लेकिन बुजुर्गों के डर से घोड़े को जहन से निकाल दिया और पैदल चले गए। मेरे पास कुल्हाड़ी और शहबाज के पास लाठी थी, जिसके अगले सिरे में 2 से शीशा भरा हुआ था और ऊपर पीतल का खोल चढ़ा हुआ था। इस लाठी की एक ही तरफ से ताकतवर इंसान भी गिर पड़ता था। रात चांदनी थी और चांदनी बड़ी ही शफाफ। हम गंदम के फसल में छुपे रहे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक लड़की को पहले छत पर आना था, फिर शहबाज को गीदड़ की तरह बोलना था। मैंने इस गांव को देखा तो कुछ अफसोस सा भी हुआ कि इसी गांव में शहबाज को नई जिंदगी मिली थी और इसी गांव के लोगों ने इसे मौत के मुंह से निकाला था, मगर हम यहाँ चोरों की तरह गांव की एक लड़की को अगवा करने आए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन शहबाज और लड़की की पाक मोहब्बत और शादी की हविस परस्ती और लड़की की बेबसी का ख्याल आया और ये ख्याल भी आया कि ये लड़की शादी के घर चली जाएगी तो एक सुहागन खाविंद के जीते जी बेवा हो जाएगी और एक जवान लड़की की जवानी तबाह हो जाएगी। तो मेरा खून खौल उठा और अपने आप को यकीन दिलाया कि ये जुर्म नहीं नेकी है। शादी के खिलाफ हम ज़बानी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, चूँकि इस इलाके में खुदा के बाद पीरों का दर्जा आला है और इन्हीं की हुक्मरानी है। लड़की को बचाने का यही एक तरीका था जो हम इख्तियार कर चुके थे। गांव के लोग दिन भर के थके मांदे शाम को ही सो जाते हैं। सारा गांव खामोश और बेसुध था, जैसे वहाँ कोई भी जिंदा नहीं था। फिर भी हम डर रहे थे और छुपे रहे थे। शहबाज बेचैन था क्योंकि इसे छत पर अभी तक लड़की नजर नहीं आई थी। कहने लगा कि सोना गई हो। ऐन उसी वक्त गांव की छत पर कोई खड़ा हुआ नजर आया। शहबाज ने गीदड़ की तरह आहू आहू की तो लड़की ने हाथ हिलाया और वो छत से गायब हो गई। हमारे इलाके में गीदड़ रात भर चीखते रहते हैं। इनकी आवाज़ पर कभी कोई चौंका नहीं। बाज़ औक़ात गीदड़ गांव के करीब भी आ जाते हैं। इस वक्त कुत्ते उनके पीछे दौड़ते हैं और गीदड़ भाग जाता है। शहबाज ने जोश में आकर फिर गीदड़ों की आवाज़ निकाली तो करीबी एक कुत्ता बड़ी ज़ोर से भौंका। मैंने कुत्ते की आवाज़ से पहचान लिया कि ये रखवाली वाला कुत्ता है जो किसी की बू पाकर ख़ास अंदाज से भौंकता है। गांव में कोई ऐसी आवाज़ सुन ले तो उसे नज़र अंदाज नहीं करता, बल्कि लाठी या कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल आता है।
जो ही ये कुत्ता भौंका, गांव से किसी की बुलंद आवाज सुनाई दी, शाबाश बहेली, जाने न देना। ये आवाज़ हर गांव की रात की मखसूस आवाज़ होती है जो अक्सर सुनाई देती है। हम इस आवाज़ पर चौकन्ने हो गए। शहबाज के कहने पर हम फसल से निकलकर एक मेंढ पर बैठ गए। लड़की गांव से निकलती नजर आई, लेकिन वो एक दीवार के साए में हो गई। शहबाज ने कहा, आ रही है। अचानक एक तरफ से कुत्ता नमूदार हुआ और हमें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, साथ ही आगे बढ़ने लगा। हम कुत्तों की नफ्सियात और आदतों को अच्छी तरह समझते थे। हम जान गए कि कुत्ता हमला करे ना करे, वो हमें कामयाब नहीं होने देगा। वह मुसलसल हुर्राने और भौंकने लगा। उधर गांव से रात की खामोशी में एक बुलंद आवाज सुनाई दी, उठ के देखो ओए, कुत्ता क्यों भौंक रहा है। इसके साथ ही आवाज सुनाई दी, हल्ला बोहेली, होशियार होके। इस आवाज पर बोहेली और होशियार हो गया और हम पर हमला करने को बढ़ा। शहबाज ने लाठी घुमाई तो कुत्ता ऐसे अंदाज से कुदाया और भौंका जिसे हम देहात के लोग खतरे का अलार्म समझते हैं। लाठी से डरकर कुत्ता पीछे को भागा। हमने गांव की तरफ देखा तो हमें लड़की दौड़ती हुई और अपनी तरफ आती हुई नजर आई, मगर उसके पीछे हमें 4 आदमी लाठियां वगैरह उठाए हुए भी भागते दिखाई दिए। हम दोनों पूरे गांव का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस दलेरी से लड़की दौड़ी आ रही थी वो हमें जान पर खेल जाने पर मजबूर कर रही थी। सिर्फ हम ही जानते थे कि लड़की 50-55 साल बूढ़े और 3 बीवियों के खामिन से भागकर इस आदमी की पनाह में दौड़ी आ रही है जिसे वो दिलो जान से चाहती है। इधर कुत्ता फिर हम पर भौंका। शहबाज ने इतना ही कहा, दोस्त पीठें जोड़कर लड़ेंगे। मैंने जवाब दिया, जो मौला करेगा गम न करो। शहबाज ने कुत्ते के सर पर लाठी मारी तो कुत्ता बड़ी ही करख्त आवाज निकाल कर गिरा और तड़पने लगा। हमें आवाज सुनाई दी, हला डब्बू। मेरे बाएं तरफ से एक और कुत्ता लपका। ये गांव वालों का डब्बू था। निहायत अच्छी नस्ल का कुत्ता था, मैं इसे कभी भूल नहीं सकूंगा। वो निडर होकर पूरी रफ्तार से दौड़ा आ रहा था। मुझसे 4-5 गज दूर से उसने ऐसी जस्त लगाई जैसे हवाई जहाज जमीन से उड़ता है। अगर वो कुत्ता मुझे इस सूरत हाल में ना मिलता तो मैं इसे 2-3 एकड़ जमीन के एवज भी खरीद लेता, मगर वो मुझे चीरने फाड़ने के लिए हवा में बुलंद हो चुका था और उधर मेरी कुल्हाड़ी हवा में तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने ये देखा कि मेरे बाजुओं ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को ऐसे घुमाया कि कुत्ते की खोपड़ी को 2 हिस्सों में काट दी। मेरे बाएं कंधे से भी आगे निकल गई। कुत्ता तड़पा और बेहिस हो गया। उधर से लड़की की चीख सुनाई दी, फिर लड़की की गालियां सुनाई दी। गांव वाले लड़की को रात के इस वक्त बाहर देखकर सारी बात समझ गए थे। उन्होंने इसे दबोच लिया था और वो चीख चीख कर इन्हें गालियां दे रही थी। देहात की एक नौजवान और पाक लड़की पीरों की दुनिया में बेबस और मजबूर थी। हम अभी कुत्तों से फारिग हुए थे और उधर सारे ही गांव के मर्द मुसल्ला होकर निकल आए थे। हम खुले मैदान में थे, हर सू खेत और खड्ड नाले थे। लड़की पकड़ी गई थी। हम अब भागना नहीं चाहते थे। शहबाज ने पागल सा होकर कहा, शेरे, गांव में खून करके निकलेंगे। हमें चांदनी रात में आवाजें ही आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ ललकार थी, जाने न देना, पीछे से रोको, जिंदा पकड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दो, हला मरदूद, हला शेरू। हम दोनों मौजूद जगह की तलाश में एक तरफ को हो गए, लेकिन गांव के 8-10 आदमियों ने हमें घेर लिया। इसके बाद मुझे लाठियों और कुल्हाड़ियों के टकराने की आवाजें या वहीं जो मरते दम तक याद रहेंगी। शहबाज मुझे और मैं उसे पुकारता रहा था, जिससे दोनों का हौसला बुलंद रहा। मैंने कुल्हाड़ी सीधी नहीं चलाई बल्कि उल्टी तरफ से मारता रहा, क्योंकि मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था। कुल्हाड़ी के फल की उल्टी तरफ की ज़र्ब हथौड़े से कम नहीं होती, लेकिन आदमी मरता नहीं, बेहोश हो जाता है। हमने बहुत सी लाठियां खाईं और बहुत मारी और मैंने 4 आदमी गिरते हुए भी देखे। जितनी चोटें मैंने खाई थी वो मुझे गिराने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन हमारी हैसियत चोरों की सी थी, हमें बच के निकलना था, इसलिए मैं अभी तक बेहोश नहीं होना चाहता था। लड़ते लड़ते शहबाज मेरे करीब आ गया और मेरे कहने पर हम लड़ाई से निकलने लगे। शहबाज भी मान गया। मुझे मालूम नहीं कि उसने कितनी और कैसी कैसी चोटें खाई थीं। इतना ज़रूर मालूम हो गया कि उसका दिमाग सही हो गया है, क्योंकि अब वो अक्लमंदी की बातें कर रहा था। कहने लगा, शेरे निकलो, और हम भागने लगे। अजीब बात यह है कि हमारा ताक़ुब किसी ने न किया। शायद वो लोग हमारी ज़रबों से बेहाल हो चुके थे। फसलों की ओर से हमें आवाज़ें सुनाई दी जो साफ बता रही थी कि हम अभी घेरे में हैं। हमने रास्ता बदल लिया, मगर आगे एक और कुत्ता आ गया। कमबख्त उछल कर आया। आगे शहबाज था, उसकी लाठी ने उसे कभी न उठने के लिए गिरा दिया।
और हम भाग उठे। चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे थे, संभल के भाइयों, इधर हैं, उधर हैं। एक आवाज़ ये भी सुनाई दी, बुढ़े सूबेदार को जगाओ, यार बंदूक ले आए। ये सूरत-ए-हाल बहुत ही खौफनाक थी। हम छुपते छुपाते एक तरफ निकल गए और तेज दौड़ने लगे, लेकिन जिस्म शल हो चुके थे। ज़्यादा चोटें कंधों पर पड़ी थीं, जिनसे कंधे सुन्न हुए जा रहे थे। हमारा इलाका कुछ अजीब सा है। यूँ पता चलता है कि जिस मैदान में चले जा रहे हैं वो दूर दूर तक मैदान ही है, लेकिन अचानक मैदान ख़त्म हो जाता है और मालूम होता है कि हम मिट्टी की एक पहाड़ी पर खड़े हैं। आगे गहराई है, फिर एक मैदान इसी पहाड़ी के दामन से शुरू होता है। ज़मीन पथरीली नहीं, मट्टी मट्टी ही होती है। हम भागते हुए ऐसी ही एक जगह पहुंच गए। आगे कोई 100 फीट गहराई थी। नीचे देखा तो ये एक बरसाती नाले का खुश्क पाट था। हमें पीछे से और दूर दूर से भी लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिनसे पता चलता था कि गांव वाले हमें ढूंढ रहे हैं और वो हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। हमने नीचे देखा तो 20-25 फीट नीचे ऐसी फराग जगह दिखाई दी जहां हमको छुपना था। दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं था। रास्ता तो था, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए था, चोरों के लिए नहीं। हम अब रास्ते से हटकर भागना चाहते थे क्योंकि खैरियत इसी में थी। हम नीचे कूद गए। वो जगह रेतीली थी जिससे हमें कोई चोट ना आई। वहाँ से हम बैठे बैठे नीचे को सरके और बड़े मज़े से नाले के रेतीले पार्ट में पहुँच गए। अचानक आवाज़ आई, इधर हैं, पहुँचो पहुँचो। पेशतर इसके कि हम संभलते हम पर लाठियों की बारिश बरसने लगी। बेहोश होने से पहले ये आवाज़ सुनाई दी, जान से न मारना, जिंदा पकड़ो। फिर चांदनी रात तारीख हो गई। आंखों के सामने कई सितारे टूटे और दिमाग सो गया। होश आई तो शहबाज को अपने पहलू में लेटा हुआ पाया, लेकिन हम दोनों एक ही चारपाई पर रस्सियों से जकड़े हुए पहलू ब पहलू लेटे हुए थे। हमारे हाथ पांव खुले थे। रस्सियां चारपाई के एक बाजू से दूसरे बाजू तक तन गई थीं और हम इस जाल में बेबस थे। मैंने शहबाज को सरगोशी में पुकारा तो उसने इस तरह जवाब दिया जैसे सिसकी भरी हो। जिस्म का अंग अंग दुख रहा था और सर बुरी तरह चकरा रहा था। दिमाग सोचने से माजूर था। मैंने अपने अंजाम के मुतालिक कुछ भी न सोचा। इतनी सकत नहीं थी, ना ये मालूम था कि ये रात है या दिन है। हम गालिबन मवेशियों के कमरे में कैद थे। दीवार के एक सुराख में मिट्टी का दिया जल रहा था और कमरा बदबू से भरा हुआ था। हम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की, मिलकर जोर लगाया, मगर रस्सियां बहुत मजबूत थीं। दिया जलता देखकर मालूम हुआ कि रात है, मगर ये पता नहीं था कि ये कौन सी रात है, ना ये पता था कि हम कितने अरसे बेहोश रहे। बहरहाल ये देखकर इत्मीनान हुआ कि रात है और ये दरअसल इस रात का आखिरी पहर था। मैंने खुदा को याद किया और दिल ही दिल में खुदा से कहा कि या अल्लाह, अगर हम गुनाह करने आए थे तो हमें पूरी सज़ा दे, और अगर तेरी ज़ाती बारी को एक लड़की की मासूमियत और बेबसी पर रहम आ जाए तो हमें निजात दे। ये दुआ दिल से निकली थी। मुझे कुरान की 2 आयतें याद थीं। इनका विर्द किया और कमरे में सरसराहट सी सुनाई दी। मैंने सर घुमाया तो एक औरत दबे पांव चारपाई के करीब आती नजर आई। मैं इस ख्याल से डर गया कि इस औरत के हाथ में चाकू या छुरा होगा। हम बंधे हुए हैं और ये औरत हमारी गर्दनें काट देगी या हमारे पेट चाक कर देगी। हमारे इलाके में ऐसे अक्सर होता है, या हमारी तरह किसी चोर या डाकू को पकड़ लें तो उसे कत्ल करके उसकी लाश कहीं दबा दी जाती है। हम दोनों का अंजाम भी यही था। मुझे ये ख्याल भी आया कि ये शायद फातिमा है जो हमें आज़ाद कराने चोरी छुपे आई है, लेकिन ये तो दिल को झूठी तसल्ली देने वाला धोखा था। वो मेरी चारपाई के करीब आई तो वो कोई और थी। दिए की जर्द रोशनी में मुझे उसके हाथ में छोटा सा एक चाकू नजर आया। इस औरत से ये इल्तिजा करना कि वो हमें जान से न मारे बेकार था। मैंने आंखें बंद कर लीं और मरने के लिए तैयार हो गया। दिल में कलमा शरीफ पढ़ने लगा, लेकिन मेरी गर्दन पर चाकू न आया। मैंने आंखें खोलकर देखा, औरत चाकू से रस्सियां काट रही थी। मैं बदस्तूर डरता रहा। यह औरत हमें अपने साथ ले जाने आई थी। हमें मर्दों ने कहीं दूर ले जाकर कत्ल करना था। इसने रस्सियों का सारा जाल खोल दिया और सरगोशी में बोली, सब सोए हुए हैं, रात का पिछला पहर है, पो पटने से पहले पहले निकल जाओ। शहबाज ने पूछा, फातिमा कहाँ है? औरत ने दुखी हुई सरगोशी की, वो अब अल्लाह के हवाले, रुको मत, निकलो। और हम औरत के पीछे पीछे कमरे से निकले और फिर गांव की दीवारों की ओट में गांव से निकल आए। इस कदर सुकूत और ऐसी खामोशी जैसे गांव नहीं कब्रिस्तान हो। यकीन नहीं आता था कि चंद घंटे पहले इस गांव में एक कयामत खेज मार का लड़ा गया है। रखवाली वाले कुत्ते रात को हमारे हाथों मारे गए थे। कोई खतरा मौजूद न था। वो औरत गलियों में गायब हो गई।
वो औरत कौन थी हमें कुछ इल्म नहीं। वो फातिमा की माँ नहीं थी, फातिमा की कोई बहन नहीं थी, शायद उसकी कोई गमखार और हमराज सहेली थी। हम इसे पहचान न सके। वो फटने तक हम एक दूसरे को सहारा देते, कदम घसीटते, हारे हुए सिपाहियों की तरह अपने गांव के करीब पहुंच चुके थे। घर और गांव वालों ने हमारी हालत देखी तो हमारे गिर्द जमा हो गए। हमने वही झूठ बोला जिसे देहात में बिला हीलो हुज्जत सच मान लिया जाता है। वो ये कि हम जरा फला गांव तक चले गए थे। रास्ते में 4 आदमियों ने रोककर कहा कि जो कुछ पाँव पल्ले है निकाल कर रख दो। हम मुकाबले में जम गए। वो 4 थे, हम 2। खूब मुकाबला किया। इनके 2 आदमी गिरे जिन्हें वो उठाकर भाग गए और हम चोटों और जख्मों से चूर एक दरख्त तले लेट गए और हमारे गांव वाले मान गए। शाहजी शहबाज की फातिमा के साथ शादी न कर सके और इनकी पहली बीवी तलाक से बच गई। मगर फातिमा कहाँ गायब हो गई किसी को इल्म नहीं। इसे कत्ल नहीं किया गया था, न इसकी कब्र थी, न इसका सुराग मिला। इसे कहाँ गायब कर दिया गया था आज तक पता नहीं चला। तीसरे ही दिन राज फाश हो गया। फातिमा के गांव वालों ने हमें बेहोश करके पहचान लिया था। हम दोनों वहाँ 15 दिन रह चुके थे। इस गांव के 4 आदमी हमारे गांव में आए और फिर से गांव में सबको ये बताया कि हम दोनों ने क्या किया है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बुजुर्गों ने हमारा क्या हशर किया होगा। वो 4 आदमी इंतकाम की धमकियां दे रहे थे। आखिर हमारे बुजुर्गों ने उनसे माफ़ी मांगी और बात थाने या इंतकामी कत्ल तक ना पहुंच सकी। मालूम हुआ कि उनका कोई आदमी हमारे हाथों मरा नहीं था। इनका प्रोग्राम ये था कि सबसे पहले वो हमें कत्ल करके लाशें कहीं दबा देते। वो हैरान थे कि हम वहाँ से भागकर किस तरह आए और मैं आज तक हैरान हूँ कि हमें रिहाई दिलाने वाली कौन थी। शहबाज ऐसा दिल बर्दाश्त हुआ कि 1 साल बाद फौज में भर्ती हो गया। ये दूसरी जंग अजीम से बहुत पहले की बात है। उन दिनों शुमाल मगरबी सरहदी सूबे कालाम बहुत मशहूर था। कबायली पठान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे और हमारे जवान मर रहे थे। शहबाज भर्ती होकर गया तो 1.5 साल बाद उसके घर वालों को तार मिला कि शहबाज बन्नू से आगे लड़ाई में मारा गया है। उसकी लाश गांव में नहीं आई थी। मालूम हुआ कि उसे बन्नू के फौजी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। शहबाज और फातिमा की यादगार मेरे कंधों और पीठ पर कुल्हाड़ियों के जख्मों के निशान हैं, जिन पर आज भी हाथ फेरता हूँ तो दोनों को अपने सामने हंसता खेलता देखता हूँ। अब इन शाहजी का बेटा गद्दी नशीन है जिसकी 4 बीवियां हैं और अक्सर सुनने में आता है कि शाहजी एक और शादी कर रहे हैं। ज़माना कितनी तरक्की कर गया है मगर शाहजी की हुक्मरानी बदस्तूर कायम है। क्या कोई तरक्याती मंसूबा इस हुक्मरानी को ख़त्म कर सकता है?